लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning student. Today we are going to start a new chapter number 2, people as a resources of class 9. Population of a nation can be asset rather than a liability. जो हमारे नेशन की एक बहुत बड़ी सी पॉपुलेशन है वो हमारी एसेट्स बन सकती है लाइबिलिटी ना हो करके, लेकिन हमारी पॉपुलेशन को एसेट बनने के लिए करना क्या होगा हम ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। People as a resource refer to a country's working people in terms of their existing productivity, skills and ability. People as a resource जो है वो क्या कहता है कि जो हमारी कंट्री की वर्किंग पीपल हैं वो क्या करें, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड डेवलपमेंट को क्या करें, यूज करें। यानी कि अगर तुम रास्तों पे भीख मांगने वालों की बात करो तो जो रास्ते पे भीख मांगने वाले या फिर भूखे वही लोग रहते हैं, गरीब वही लोग ज्यादा रहते हैं जिसके पास ना तो एजुकेशन होती है, ना तो अच्छी हेल्थ होती है और ना ही वो लोग के पास कोई स्पेशल स्किल्स होती है। क्योंकि अगर इंसान के पास नॉलेज हो, स्किल्स हो और हेल्थ हो तो वो कभी भी उसे भीख मांगने की या फिर वो गरीब नहीं हो, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अर्न कहीं ना कहीं से कर ही लेता है। बेसिकली कहें तो वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ लगा ही लेता है। ठीक है। When existing human resource is developed by becoming educated and healthy, it turn into a human capital. जो हमारे एग्जिस्टिंग, जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, अगर वो अपने अंदर डेवलप कर ले एजुकेशन को, अगर वो एजुकेटेड हो जाए, हेल्दी हो जाए, तो वो लोग क्या होंगे, वो लोग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे ह्यूमन कैपिटल में। यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है इसको ह्यूमन कैपिटल में चेंज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने एजुकेटेड होना पड़ेगा और हेल्दी होना पड़ेगा। एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान के पास, सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं कि अगर राम नाम का एक इंसान है, उसके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, उसने अब्रॉड से, फॉरेन से अपनी डिग्री ली है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तो क्या होगा, कोई भी कंपनी उसे जॉब नहीं देना चाहेगी। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे काम नहीं कर पाएगा अपनी बीमारी के वजह से। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेस। यस, ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर है अदर रिसोर्सेज से। ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर है अदर रिसोर्सेज से, वो इसलिए है क्योंकि ह्यूमंस ने ही क्या किया, अदर रिसोर्सेज की वैल्यू क्रिएट की है। अगर मान लो कि एक लैंड है, उस पर एक फैक्ट्री भी है, लेकिन ह्यूमंस ही नहीं है, तो उस लैंड और उस फैक्ट्री का कोई काम यूज ही नहीं हो सकता। ठीक है। एज इट यूज दिस कैपिटल एज एड अ वैल्यू टू देम, क्योंकि क्या करते हैं ह्यूमन जो है वही क्या करते हैं, अदर कैपिटल्स में वैल्यू ऐड करते हैं। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ह्यूमन कैपिटल को जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है। जैसे कि अगर आप जापान के बारे में आप लोगों को पता होगा तो जापान एक ऐसी कंट्री है जिसके पास बिल्कुल भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। वो क्या करता है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को इम्पोर्ट करता है, लेकिन फिर भी उसके पास जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि जापान एक ऐसी कंट्री है जिसने, हम बोल सकते हैं कि ये नहीं ध्यान दिया कि उसके पास क्या नहीं है, उसने ये ध्यान दिया कि उसके पास क्या है और वो उसको किस तरीके से यूज करता है। और जापान ने अपने जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा क्या किया है कि ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन के लिए लगा दिया है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव अ हायर रिटर्न इन फ्यूचर। अब जो इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन कैपिटल पे करें, हम लोग एजुकेशन पे करें, मेडिकल केयर पे करें, तो वो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट इसलिए देगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने आज एक बहुत बड़ी अमाउंट क्या की, ह्यूमन कैपिटल पे लगा दी, ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन पे लगा दी, तो उनको उसका प्रॉफिट कल मिल जाएगा। नहीं, अगर आप अपने से ही समझो कि अभी आप स्टूडेंट्स हो, अभी आप पढ़ोगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे, अपने कोर्सेज को कंप्लीट करोगे, अपने अंदर एक स्पेशल नॉलेज लाओगे, स्किल्स लाओगे, तब जाकर के तो आप जॉब करोगे या फिर कोई बिजनेस खोलोगे या फिर जो आपको बनना है वो बनोगे, और तब जाकर के तो आप क्या करोगे, अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे और अपने आप को एज अ रिसोर्स बना पाओगे। तो जो ये अगर हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कि कुछ दिन सालों बाद हमें फायदा पहुंचाती है। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि ये हाई रिटर्न्स देती है, कब, तो फ्यूचर में। ठीक है। कंट्री लाइक जापान, यस, जैसे मैंने आप लोगों को जापान के बारे में बताया कि जापान ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है ह्यूमन कैपिटल के ऊपर। ठीक है। ह्यूमन बींग्स परफॉर्म मेनी एक्टिविटी विच कैन बी ग्रुप्ड इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ह्यूमन जो है, इंसान जो है, वो बहुत सारे टाइप की एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है। तो उसमें से कुछ जो होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और कुछ होती है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे
इसे कहते हैं टॉपिक है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिफर टू दोज एक्टिविटीज ऑफ मैन विच आर अंडरटेकन फॉर अ मोनेटरी गेन और टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम किसे कहते हैं, तो वो एक्टिविटीज जो कि होती ही इसलिए हैं ताकि हम कुछ पैसों को अर्न कर सकें या फिर अपने जो वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सके। जैसे कि सपोज दैट आप में से कितने लोग बहुत लोग बोलते हैं कि मैं बड़े होकर के इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो आप इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? ताकि आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाओ और जितने भी जिंदगी में जितनी भी चीजें आपको चाहिए या फिर जो भी अपने लिए आपके पास एक अच्छी गाड़ी हो, बंगले हो, या फिर हम अपने क्या करते हैं वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी काम करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसे कहते हैं जहाँ पे हम मोनेटरी गेन के लिए यानी कि हम पैसे कमाने के लिए और अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो काम करते हैं वो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर, फार्मर, शॉपकीपर, मैन्युफैक्चरर्स, डॉक्टर्स, लॉयर, टैक्सी ड्राइवर एक्सेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। अब अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती कौन सी है, तो वर्कर से लेकर के फार्मर से लेकर के टैक्सी ड्राइवर, लॉयर, शॉपकीपर, ये सारे लोग अपने काम जो करते हैं, ये सारे लोग जो काम करते हैं वो सारे के सारे क्या है, वो सब के सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, क्योंकि ये सारे ही लोग अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही काम करते हैं और कुछ मोनेटरी गेन के लिए काम करते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वंस दैट आर नॉट अंडरटेकन फॉर एनी मोनेटरी गेन। यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो किसी भी मोनेटरी गेन के लिए नहीं की जाती, वो सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अनपेड एक्टिविटीज, जिसके लिए हम कोई पैसे नहीं लेते, बस अनपेड एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ले ले तो हम पूजा पाठ हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, हेल्पिंग द पुअर और डिसेबल्स। जैसे कि हम जो पूजा पाठ करते हैं उससे हमें कोई फायदा नहीं होता, बस क्या होता है एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, मन की शांति मिलती है। हाउस कीपिंग जो हमारी मम्मियाँ करती हैं, हमारे लिए सारे काम करती हैं, वो उन्हें भी कोई फायदा नहीं होता, वो क्या करती हैं अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करती हैं। जब हम किसी डिसेबल और गरीब लोगों की मदद करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, हम अपने खुद के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या होती है, खुशी मिलती है, इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। हमने ये तो जान लिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते किसे हैं, लेकिन अब हम पता करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्लासिफिकेशन कैसे हुई है। ठीक है, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर। जो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उन सबको मतलब जोड़ घटा करके एक दूसरे को अच्छे से समझ करके 3 तरीके की एक्टिविटीज में उनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड है टर्सरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है और ये क्यों कहा जाता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं द प्राइमरी सेक्टर से। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड करता है एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो आती हैं किसमें, तो प्राइमरी सेक्टर में। फॉरेस्ट्री जो होती है वो भी आती है प्राइमरी सेक्टर में। एनिमल हस्बेंड्री ये भी आती है प्राइमरी सेक्टर में। फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग से रिलेटेड काम हो, फिशिंग हो, पोल्ट्री फार्मिंग हो, ये सारे के सारे एक्टिविटीज किसके पार्ट है, तो प्राइमरी सेक्टर के ही पार्ट है। ठीक है, इन दिस सेक्टर गुड्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सप्लोटिंग नेचर, यानी कि गुड्स जो है वो नेचर के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। गुड्स जो है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो वो नेचर के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द सेकेंडरी सेक्टर। हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की। तो जब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। इन द सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इंक्लूडेड। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है वो सारी की सारी इंक्लूड होती है, चाहे वो स्मॉल बेसिस पे हो रही हो या फिर लार्ज बेसिस पे हो रही हो। और अगर हम बात करेंगे जो थर्ड है, लास्ट है, वो है टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जो टर्सरी सेक्टर है उसका एम ही होता है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करके इनकम जनरेट करना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर। प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, टूरिज्म एक्सेट्रा। तो ये सारे टर्सरी सेक्टर में जितने भी ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, टूरिज्म, यानी कि जितने भी ये सारी चीजें हैं वो क्या होती है, वो टर्सरी सेक्टर का ही पार्ट होती है। यहाँ तक कि जो आपके स्कूल्स होते हैं उसको आप कभी भी एक फार्म नहीं बोल सकते, एक इंडस्ट्री नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बैंक जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पढ़ेंगे
नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इन इंडिया ट्रेडिशनली देयर इज अ डिवीजन ऑफ अ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है ट्रेडिशनली मैन एंड वुमेन के कामों को अलग अलग बांटा गया है, उनके लेबर को, उनके कामों को अलग अलग बांटा गया है। तो अब हम देखते हैं कि ट्रेडिशन, अगर हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से देखा जाए तो औरतों का काम क्या है। एक्टिविटीज ऑफ वुमेन, women generally look after domestic affairs like cooking of food, washing of clothes, cleaning of utensils, housekeeping and looking after children। तो अगर हम ट्रेडिशनली व्यूज की बात करें तो उसके हिसाब से औरतें जो होती हैं उनका काम जो होता है वो होता है डोमेस्टिक अफेयर्स को देखना, जैसे कि खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना और फिर अपने बच्चों को संभालना, घर की देखभाल करना। ये सारे जो काम होते हैं वो औरतों के काम होते हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल की, कि ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं। Human capital is the stock of skills and productive knowledge embodied in the human beings। Human capital जो होती है वो स्टॉक होती है एक तरीके की स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज की, जो कि इंसानों के अंदर फिट होती है। Population become human capital when it is provided with better education, training and healthcare facility। जो हमारी पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल तब बनती है जब उसे अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले, ट्रेनिंग मिले, हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले, ताकि जो हमारी पॉपुलेशन है उसके पास अच्छी एजुकेशन हो, एक अच्छी ट्रेनिंग हो और हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, जिसकी वजह से वो कभी बीमार पड़े तो वहां पे उनके इलाज अच्छे से हो पाए। तो अगर ये तीन चीजें जहां पर होती है वहां पे क्या होती है, जो हमारी ह्यूमन है वो हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या बन जाती है, ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हम किसे कहते हैं। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें अगर हम, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सेप्टेंसी एंड स्किल्स फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। यानी कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो आप लोग क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स होते हो, तो अगर हम लोग पर्टिकुलर हर बच्चे में एक अलग अलग स्किल्स होती है, नॉलेज होती है, तो वो क्या होगी, वो आपकी एक क्वालिटी होगी। मान लो कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है तो वो आपकी क्वालिटी है, कोई बच्चा स्पीच देने में अच्छा है, कोई बच्चा डिबेट में अच्छा है, तो ये सारी चीजें हैं वो आपकी क्वालिटी होती है। तो उसी तरीके से जो पॉपुलेशन होती है उसकी क्वालिटी जो डिसाइड करते हैं हम किस चीजों से, तो उसकी क्वालिटी हम डिसाइड करते हैं लिटरेसी रेट से, कि वहां पे कितने ज्यादा लोग पढ़े हैं, कितने ज्यादा लोग लिटरेट हैं, कितने ज्यादा लोग इलिटरेट हैं। हमारी लाइफ एक्सेप्टेंसी क्या है, कि हम कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, और हमारे अंदर जो है स्किल्स की फॉर्मेशन है वो कितनी हुई है, और क्या क्या हमारे अंदर जो है हमारी पॉपुलेशन के पास स्किल्स है। तो ये होता है, इन तीन चीजों पर डिपेंड होती है हमारी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ एजुकेशन। तो हम सभी को पता है कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे कि रोल ऑफ एजुकेशन क्या होता है, कि एजुकेशन का क्या रोल होता है ह्यूमंस को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए। रोल ऑफ एजुकेशन की हम लोग बात करें तो एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एजुकेशन जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, इनहेंस द नेशनल इनकम। ये क्या करता है, ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। यानी कि अगर एक सोसाइटी में सभी लोग एजुकेटेड है तो सभी लोग क्या होंगे, अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे, अपनी इनकम की जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और अगर लोग एजुकेटेड होते हैं तो इनहेंस द नेशनल इनकम, हमारी नेशनल की इनकम भी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, पहले के अगर लोग इलिटरेट हैं तो लोग कम कमा पाते हैं, लेकिन अगर सारे लोग एजुकेटेड है तो वो एग्रीकल्चर में ही अगर एजुकेटेड लोग काम करते हैं तो वो अच्छी से अच्छी मशीन्स को यूज करेंगे, फर्टिलाइजर को यूज करेंगे, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी इनकम को प्रोडक्शन के थ्रू बढ़ा सकते हैं और प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। तो क्या होता है कि एजुकेशन जो है वो क्या करती है, इनहेंस करती है नेशनल के इनकम को। कल्चर, हमारे जो कल्चर की रिचनेस भी दिखाती है हमारी एजुकेशन, ठीक है। एंड इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ गवर्नेंस, और इफिशियंसी ऑफ गवर्नेंस को भी क्या करती है, हमारे एजुकेशन जो है वो इंक्रीज करती है। ये तो पढ़ लिया कि एजुकेशन जो है वो क्या क्या रोल प्ले करती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो एजुकेशन में कितना कंट्रीब्यूट करती है और कैसे कंट्रीब्यूट करती है। इन अ व्यू ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.64% इन 1951 to 52, यानी कि हमारी जीडीपी का 0.64% जो है 1951 से 52 के बीच में क्या किया जाता था, एजुकेशन में लगाया जाता था। लेकिन अब ये परसेंटेज को बढ़ा दिया गया 3.98% इन 2002 एंड 2003, इसको बढ़ा करके 3.98% कर दिया गया 2002 से 2003 में।
However, our national goal is 6% of GDP. और जो हमारा नेशनल गोल है वो है क्या, 6% ऑफ GDP का। गवर्नमेंट के बारे में अब हम देखते हैं कि और क्या क्या हुआ है एजुकेशन के सेक्टर में हमारी कंट्री में। लिटरेसी इज अनइवन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। यस, मेल्स एंड फीमेल्स में लिटरेसी बहुत ज्यादा अनइवन है, यानी कि अगर मेल, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे बिलीव करते हैं कि जो मेल होते हैं उनको ना सोसाइटी में रहना होता है, उनको इनकम जनरेट करना होता है, तो इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे क्या करते हैं, एजुकेशन पे, लड़कों पे खर्च करते हैं। फीमेल्स पे हम ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते। मेल्स आर मोर लिटरेट, मेल्स जो होते हैं वो मोर ज्यादा लिटरेट होते हैं। इट इज ऑल्सो वेरीज विद द अर्बन एंड रूरल एरिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेंडर वाइज ही मतलब कि अनइवनेस है, मतलब कि डिफरेंस है अगर लिटरेसी रेट में, ऐसा नहीं है। इवन जो अर्बन एरिया और रूरल एरिया में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि अर्बन एरिया के लोग ज्यादा एजुकेटेड है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। अर्बन पॉपुलेशन इज मोर लिटरेट कम्पेयर टू रूरल एरिया। अगर हम अर्बन एरिया की कंपेयर करते हैं रूरल एरिया से, तो क्या है कि अर्बन एरिया में लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं। बात करेंगे हमारे स्कूल्स के ऊपर कि स्कूल्स में क्या क्या चीजें हुई थी। तो 2004 एंड 5 में 7.68 लाख स्कूल्स को खोला गया था, लेकिन जो वहां पे एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराई जा रही थी वो बहुत पुअर क्वालिटी की थी। वो स्कूल जो थी वो अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा रही थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान लाया। जो सर्व शिक्षा अभियान था उसके अकॉर्डिंग इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। तो सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू क्या किया गया था, एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराया जाने लगा। जो कि बच्चे क्या थे, तो अंडर एज ग्रुप ऑफ 14 थे, जो कि अंडर 14 थे, ठीक है, जो कि बिलो 14 थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हेल्थ। अब हम लोग बातें करेंगे हेल्थ के बारे में। हेल्थ इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, तो हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स का। डेवलपमेंट इफिशियंसी ऑफ अ वर्कर्स लार्जली डिपेंड अपॉन देयर हेल्थ। अगर हम डेवलपमेंट और इफिशियंसी की बात करें तो वर्कर्स की डेवलपमेंट और इफिशियंसी जो होती है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है हेल्थ पे। सपोज दैट दो वर्कर्स है, राम एंड श्याम। राम जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा खासा हेल्थी है, उसकी तबीयत बिल्कुल भी कभी जल्दी खराब नहीं होती, और जो श्याम है वो हमेशा बीमार रहता है। तो राम जो काम 1 घंटे में कर लेता है, हो सकता है कि श्याम उस काम को पूरे दिन में भी ना कर पाए क्योंकि वो अनहेल्दी है। तो ये मतलब असर होता है हेल्थ का। अगर एक इंसान हेल्दी होता है, अच्छा खासा उसकी तबीयत जो होती है, उसकी सेहत जो होती है, अगर वो अच्छी होती है तो वो क्या करता है, किसी भी काम को करके बहुत जल्दी और आसानी से कर सकता है। देयर हैज बीन कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन द कंट्रीज हेल्थ स्टैंडर्ड। अगर हम बात करें पहले की अपेक्षा, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम से और अब की कंपेयर करें, या फिर इंडिपेंडेंस से थोड़े साल पहले की कंपेयर करें, तो अब क्या है कि अब बहुत अच्छी हमारे जो है क्या हो चुकी है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है पहले से। फॉर इंस्टेंस द लाइफ एक्सेप्टेंसी एट द टाइम ऑफ अ बर्थ इन इंडिया रोज अप। अब जो है हमारी लाइफ एक्सेप्टेंसी भी बढ़ चुकी है जन्म के बाद से। पहले थी वो 37.2 ईयर्स थी इन 1951। अगर 1951 की बात की जाए तो हमारी लाइफ एक्सेप्टेंसी जो थी वो 37.2 ईयर्स थी, लेकिन जो अब बढ़कर क्या हो गई है 63.9 ईयर्स हो गई है 2001 में। और सिमिलरली ऐसी ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी उस टाइम 147, लेकिन अब जो है वो 47 हो गई है 2010 में। तो अब हम लोग समझेंगे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसे कहते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ अ डेथ ऑफ अ चिल्ड्रन विद इन द एज ग्रुप ऑफ 1। जो कि 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो डेथ के रेट होते हैं वो होता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ द चाइल्ड अंडर 1 ईयर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो डेथ होता है उस बच्चे की डेथ की रेट होती है जो कि 1 साल से छोटा होता है। इंडिया हैज बिल्ड अप अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है हेल्थ का, लेकिन अभी उसमें बहुत सारी चीजें करनी बाकी हैं, क्योंकि अभी भी हमने बहुत बार ऐसी न्यूज सुनी है कि टाइम से हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। तो यस, अभी भी हमें स्टिल वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ थिंग इन आवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बट हमने बहुत ज्यादा कुछ कर लिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात। टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपने हमारे यहाँ के लीडर्स की स्पीच सुनी होगी, बहुत ध्यान से सुनी होगी, तो हर लीडर अपनी स्पीच में 10 to 5 मिनट इस बारे में बताता है कि वो क्या करेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए। इस बात से हमें समझ ही आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारे यहाँ पे इलेक्शन को जीतने के लिए, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल
who are willing to work at the prevailing wages rates cannot find job. Unemployment का मतलब होता है when a person is eager to do a job, यानी कि जब कोई इंसान का मन होता है, इंसान अपनी इच्छा से जॉब करना चाहता है लेकिन फिर भी उसको जॉब नहीं मिल पाती, तो एक सही रेट पे, तो वो क्या होती है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट होती है. When we talk of unemployed people, if we are talking about unemployment people, we refer to those in the age group of 15 to 59. यानी कि जब भी हम लोग अनएम्प्लॉयड लोगों की बात करते हैं तो हम उन लोगों की बात करते हैं जो कि 15 to 59 के एज ग्रुप में है. ऐसा नहीं है कि एक 70 इयर्स के इंसान है और वो जॉब करने के लिए, मतलब जॉब करना चाहता है, तो वो जो है वो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन में नहीं आता है. क्यों? क्योंकि 15 से लेकर के 59 ईयर तक जितने लोग होते हैं वही हमारे वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं. चिल्ड्रेन बिलो 15 ईयर ऑफ एज एंड द ओल्ड पीपल एबव 60 आर नॉट कंसिडर्ड while काउंटिंग द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. जो चिल्ड्रेन्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं 15 साल से अगर कम के, 15 ईयर से कम एज ग्रुप के बच्चे हैं वो, और 60 से जो ज्यादा एज के लोग हैं वो जो हैं वो अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, क्योंकि उनका जो काम होता है वो अब आराम करना होता है. या फिर अब 60 ईयर से एबव के लोगों से आप क्या काम करवाओगे, क्या काम के एक्सेप्टेशन कर सकते हैं? हम उनसे किसी काम की एक्सेप्टेशन नहीं कर सकते. और 50 ईयर से कम के बच्चे से भी हम किसी काम की एक्सेप्टेशन नहीं कर सकते. ठीक है, तो जो 15 ईयर्स से कम के बच्चे होते हैं और जो 60 ईयर्स से ज्यादा के लोग होते हैं, वो लोगों की गिनती कभी भी अनएम्प्लॉयड में नहीं आती, क्योंकि जो इनकी एज है उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम करने के लिए नहीं है बने हैं. ठीक है, वो नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. सो यस, अब हम बात करेंगे कि नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कैसा है. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर व्हेन पीपल फेल टू गेट वर्क ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर, दैट इज ड्यूरिंग ऑफ सीजन. फार्म लेबर यूजली फेस दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. लाइक देखिए, जब अगर हम फार्म लेबर्स की बात हुई है तो इसका मतलब विलेजेस की, या फिर वो जगह जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होती है उनकी बात हुई है, तो विलेजेस की बात हुई है. तो अगर हम विलेजेस की बात करें तो आपने विलेजेस में देखा होगा कि एग्रीकल्चर में जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है या फिर जब सोइंग का टाइम होता है, उस टाइम पे काम होता है, और उस टाइम पे ही लोगों को क्या किया जाता है कि काम मिलता है. सीजनल वर्कर को उस टाइम काम मिलता है. तो जब हार्वेस्टिंग का या फिर सोइंग ये सीजन हो जाते हैं तो खेती में कोई काम नहीं रहता, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो लेबर्स होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. तो ये उसी की बात की गई है. यहाँ पे लिखा हुआ भी दैट इज ड्यूरिंग ऑफ सीजन, यानी कि जब वहां पे ऑफ सीजन चल रहा होता है, कि सीजनल वर्क जो होते हैं वो नहीं होते. और गाँव विलेजेस में या फिर एग्रीकल्चर में सीजनल वर्क होता है. सीजनल वर्क जो होता है वो होता है हार्वेस्टिंग या फिर सोइंग, ये सारे जो होते हैं वही होता है. यानी फसलों की कटाई और बुवाई के टाइम की बात हो रही है कि उस टाइम पे वहां पे काम होता है, उसके बाद वहां पे काम नहीं होता. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि सपोज दैट कि एक 1 एकड़ का एक फार्म है. ठीक है, 1 एकड़ का एक प्लॉट है, 1 एकड़ का एक लैंड है, उस पे ना 6 लोग लगे हुए हैं, लेकिन उस 1 एकड़ के लैंड में एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए 6 लोगों की नहीं 3 लोगों की जरूरत है. तो अगर वहां पे 3 लोगों की जरूरत है और जबकि लगे हुए कितने हैं, 6 लोग हैं, तो कितने लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, 3 लोग लगे हुए हैं. 3 लोग अगर एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, इसका मतलब ये समझ में आता है कि 3 लोग जो है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में है, क्योंकि काम तो वहां पे सिर्फ 3 लोगों का है, लेकिन 3 लोग जो है वहां पे एक्स्ट्रा लगे हुए हैं. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने जो है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पॉपुलेशन के 70% जो है लोग वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है. तो बहुत ज्यादा जो है, जो बहुत ज्यादा नंबर्स में पीपल्स जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा बर्डन हो गया, जिसकी वजह से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन क्या होती है हमें देखने को मिलती. इस टॉपिक के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 2. अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, और इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर आप सबको कोई भी डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं. और सेकंड थिंग कि आप लोग साइंटिफिक ऐप डाउनलोड कर दीजिए, जिसमें कि आप लोगों के होमवर्क की लिस्ट बनी हुई है, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि आपको इस लॉकडाउन में होमवर्क क्या क्या करना है. और थर्ड थिंग कि स्टे होम, स्टे सेफ, एंड आप लोग प्लीज अच्छे से रहिए. थैंक यू. Like, share and comments. Please subscribe to this channel and also press the bell icon for further notification. Thank you.